जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 4 मौज़ूआत पे सबसे अहम ये कि स्वाबी में जलसे में एक एहतजाजी तहरीक का बाकायदा शेड्यूल ऐलान ना होने और मुख्तलिफ गर्दिश करती हुई खबरों की वजह से एक बात फैल रही है कि डील की कोई बात है। मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की। जो मेरी मालूमात हैं आपसे शेयर करूँगा इस हवाले से। दूसरा मौज़ू हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब एक ख़ुसूसी त्यारे पे जनीवा गई हैं। उस हवाले से कुछ इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इमरान खान ने भी कोई इस तरह का इस्तेमाल किया था। इस मौज़ू पे ज़रा बात करेंगे। इसी तरह डॉक्टर मुईद पीरज़ादा नहायत काबिल एहतराम और सीनियर एंकर पर्सन हैं। उनके हवाले से एक इल्ज़ाम लगता है, मैं भी उन लोगों में शामिल रहा हूँ जो इस तरह की बात करते रहे हैं, उसमें हकीकत क्या है? और उसके ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे। इसी तरीके से बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये धमाका जो हुआ है, ये भारत ने करवाया है, से बात चलती-चलती यहाँ तक आ पहुँची कि डॉक्टर महरंग बलोच इस धमाके की मज़म्मत करे। ये जो सफ़र हमने तय किया पिछली 3-4 दहाइयों में कि हर हमले के बाद हम कहते थे कि ये तो भारत ने करवाया है। और वो कहानी वहाँ से चलती-चलती आज इस नुक्ते पे आके मुंतज हुई है कि जैसे ही कोई धमाका हो तो हम फ़ौरन कहते हैं कि डॉक्टर महरंग बलोच मज़म्मत करे। तो ये जो तारीख साज़ सफ़र हमने हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया है, इसके ऊपर बात करते हैं, यहीं से बात को शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको ये बिल्कुल याद होगा कि पाकिस्तान में जब भी कोई सिक्योरिटी लैप्स होता था, जब भी पाकिस्तान में मीडिया के लोगों को ही इस्तेमाल करके खबरें छपवाई जाती थी, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता था कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी कौन-सी है। इसी तरीके से अलहदा से एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन-सी है। और मुसलसल इन चीज़ों को फैलाया जाता था। मुझे याद है पाकिस्तान के सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं उमर चीमा, उन्होंने एक तहकीकात की एक मर्तबा, जब भी ये वाली खबरें फैलती थी तो एक मर्तबा शायद उनको ये हुआ कि इसको चेक किया जाए, और उन्होंने चेक किया और उनको पता लगा कि ये सारी फेक वेबसाइट्स खुद बना के पाकिस्तान आर्मी के लोग और आईएसआई के लोग तो इस तरह की ये खबरें फैलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। और उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट किया जो द न्यूज़ और जंग में शाया हुआ कि ये सारी बातें झूठ होती हैं। एक तरफ तो मीडिया को इस तरफ लगा दिया जाता था कि जी दुनिया की नंबर 1 आर्मी और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। अब मुल्क के अंदर ज़मीनी सूरत हाल ये थी कि अगर हम वैसे हिस्ट्री की बात करें तो जो भी जंग हुई हमने ही पंगा लिया और बाद में हम बुरी तरीके से हार गए। आपको पता है 65 की जंग में अल्टीमेटली क्या हुआ था, हमारे सिलेबस की किताबों में तो जो भी झूठ लिखा हुआ है वो अपनी जगह, लेकिन हम किस बुरी तरह हमें कश्मीर के महाज पे जो है वो जिल्लत उठानी पड़ी। 71 के अंदर हम किस जिल्लत अमेज तरीके से जंग हारे, हमें हथियार डालने पड़े, पाकिस्तान तकसीम हो गया, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो अलहदा हो गए। उसको आप छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, वो शुरू करने में भी पंगा हमारा अपना ही था इदारों का, और फिर मामलात किस तरफ गए, वो दहशतगर्दी का जो असेब था, उसके साए हमारे हर शहर के हर गली मोहल्ले में नज़र आना शुरू हुए। आग और खून की दरिया बहे, आप सब ने देखा, लेकिन ना तो कोई इंटेलिजेंस कामयाबी हमें ऐसी मिली कि हम किसी बड़े दहशतगर्दी के नेटवर्क को तोड़ सकते, ना ही हम इतनी ज़बरदस्त बजट वाली हज़ारों अरब रुपए बजट दे के भी फ़ौज को इस काबिल कर सके कि वो दहशतगर्दों का कला कमा कर सके। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी हमारे सामने रही हमेशा। लेकिन जब से मौजूदा क़यादत आई है, तो आपके सामने है कि खुदा की पनाह एक-एक दिन में 2-2 3-3 बड़े दहशतगर्द हमले, एक-एक महीने के अंदर 50-60 दहशतगर्दी के हमले रिपोर्ट होते हैं। तो आप ये अंदाज़ा करें कि लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो रहा, वही जो मैंने बात शुरू की कि एक वेबसाइट के ऊपर आ जाता था नंबर 1 नंबर 1, एक ख़ास तरह का प्रोपेगेंडा फैला के, जो असल मामला होता है कि आम लोग जो मेहनत करके टैक्स देते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से फ़ौज को पालते हैं, बजाय उनको हिसाब दिया जाए कि हमसे ये लैप्स कैसे हुआ। वैसे बाय द वे, जज़्बात या गुस्से वाली बात अलहदा, एक कौम, एक मुल्क में रहने वाले लोग जो हैं, वो इस चीज़ को तस्लीम कर सकते हैं कि कोई नाकामी हुई, लेकिन नाकामी का एतराफ़ तो हो ना। किसी भी मर्द के इलाज में आगे बढ़ने से पहले मर्द की तशख़ीस ज़रूरी होती है। सिर्फ़ ये देख के कि सर में मुसलसल दर्द हो रही है, डिस्प्रिन की गोली नहीं दी जा सकती।
कैंसर का इलाज डिस्प्रिन की गोली से नहीं हो सकता। सबसे पहले तशखीस होना जरूरी होती है। मकसद सिर्फ किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को निकम्मा कहना वो नहीं होता। मकसद ये होता है कि आपको मजबूर किया जाए कि आप मान तो लें कि आप नाकाम हैं, आप मान तो लें कि आपकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी में ये वाली कमी या बेशी है। बात उस तरफ जाती नहीं। तो होता क्या था नाजरीन, जैसे ही हमला होता था फौरन चंद मखसूस सहाफियों के जरिए खबर फैलाई जाती थी कि एदे पीछे भारत है, कि इंडिया जो है ना वो मुलव्वस है और राह सब कुछ करवा रही है। अरे भाई राह करवा रही है तो फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुम्हारे जर्नेल खुद बैठ के टीवी चैनल पे कहते हैं कि हमने भारत में ये दहशतगर्दी कराई, हमने भारत में ये टेररिज्म कराई, हमने भारत में ये हमला करवाया। तो जब तुम खुद नेशनल टीवी पे बैठ के तस्लीम करते हो कि हमने भारत में दहशतगर्दी करवाई, तो भाई वो क्यों नहीं करेंगे? इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई अचंभे की बात ही नहीं। अगर भारत मुलव्वस है भी सही तो बात तो ये है कि आपका इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कहां था, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्यों फेल हुआ, क्यों उनको पता नहीं लग सका कि कोई इस तरह का बड़ा अटैक होने जा रहा है। आपकी जो मुसल्लह अफवाज हैं, जो अरबों रुपए का बजट गरीब किसान मजदूर हारी मेहनत करके जो एक साबन की टिकिया भी लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं कि फौज जो है वो हिफाजत करे, तो फौज की अगर ये हालत हो और उसका काम सिर्फ ये है कि बैठे रहने, हमला हो गया, हाँ जी भारत ने करवाया, या बाद में कुछ अरसे के लिए अफगानिस्तान का भी हवाला देना शुरू कर दिया कि जी ये जो लोग हैं इनके अफगानिस्तान से राब्ते हैं। अब हम देखते हैं कि वो बयानिए बदलते बदलते अब यहां पे आ गया है कि पिछले कुछ अरसे से जब भी कोई हमला होता है, खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होता है, तो फौरी तौर पे ये आवाज उठना शुरू हो जाती है कि डॉक्टर महारंग बलोच किधर हैं, डॉक्टर महारंग बलोच ने अभी तक मजम्मत क्यों नहीं की। अरे भाई डॉक्टर महारंग बलोच किस चीज की मजम्मत करे, क्यों मजम्मत करे, किस लिए मजम्मत करे? डॉक्टर महारंग बलोच तो खुद को पाकिस्तानी समझते हुए, खुद को पाकिस्तानी कहकर वहां से पैदल चल के आपके दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में आके बैठी रही कि उसकी कोई बात सुन ले, और उनको हमारे मुर्तजा सलंगी और फवाद हसन फवाद जैसे लोगों के जरिए डील किया गया, किस तरीके से उन बलोच लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया जो वहां से चल के इस्लामाबाद बैठने आए, चंद मीडिया के लोगों के जरिए किस तरह से उनके ऊपर तंज के निश्तर चलाए गए, किस तरीके से उनको एजेंट और टाउट साबित करने की कोशिश की गई। वो लोग जो आइन के अंदर रहते हुए अपने हकूक मांग रहे थे, तो वो लोग तो है ही गलत, वो तो गंदे आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने मीडिया के जरिए करवा दिया। अब आप उनसे किस चीज की मजम्मत मांगते हैं? अपनी कारकर्दगी आपको बेहतर करनी थी। अगर आप बेहतर नहीं करते तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जब मिलिट्री लीडरशिप कंप्लीटली फेल हो गई है तो किसी प्रोफेशनल सोल्जर को सामने लाके आर्मी चीफ बनाए और मुल्क के मामला को आगे लेके चले। नाजरीन, अगले मौजू की तरफ चलते हैं। एक आपने खबर सुनी होगी कि मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला है पंजाब की, वो जनीवा गई हैं, जहां उनके वालिद पहले से मौजूद हैं। पहले नून लीग के चंद सहाफियों की तरफ से खबर चलवाई गई कि वो कुछ दिन छुट्टियां गुजारेंगे, जो फैमिली के लोग हैं ना। जब जनीवा की बात आई तो जनीवा के बारे में सब लोगों ने कहा कि जी स्विट्जरलैंड के अंदर सियाहत के तो बहुत सी जगह हैं, जनीवा तो सियाहत की जगह नहीं है। यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ के दफ्तर हैं, यहाँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो मीटिंग्स करते हैं आके। खैर, ये एक तबसरा था उस हवाले से। लेकिन अभी जो मरियम नवाज आई तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक जहाज के ऊपर, जो सरकारी जहाज जो गालबन प्राइम मिनिस्टर के इस्तेमाल में होता है, उसके ऊपर वो उन्होंने सफर किया। ये रिपोर्टेडली है, ये मेरी खबर नहीं है। मैं एक बात, एक नुक्ता इमरान खान के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे मुझे यकीन है कि पीटीआई के तल्लुक रखने वाले लोग भी मुकम्मल इत्तफाक करेंगे। मैंने ये देखा कि कुछ लोग ये बकायदा मुहिम चला रहे हैं। जब ये सवाल उठा ना कि मरियम नवाज अपने जाती दौरे पे गई हैं जिनीवा में, उन्होंने कोई खबरें इस तरह की भी चलवाई कि उनको गले में कैंसर का प्रॉब्लम है या गले में कोई प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी करानी है, या ये खबर भी चली कि गले में कैंसर है। मैंने भी जानने की कोशिश की, नून लीग के लोगों से, सीनियर लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो प्लास्टिक सर्जरी वो कराती हैं, उसमें जो सर्जन है उनका प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से वो जिनीवा में है, तो उससे कोई अपॉइंटमेंट का मामला है। लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कि जैसे मुझे बताया गया वैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये खबर किसी के खिलाफ नहीं है, इलाज करवाना हर किसी का हक है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब पॉइंट आउट किया गया कि वो त्यारा जो है, सरकारी त्यारा ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत है, तो फौरी तौर पे चंद लोगों ने एक मुखालिफ कैंपेन चलाना शुरू की कि जब 2021 में
मोहतरमा बुशरा बीबी की बेटी की शादी मक्का में की गई, तो उस वक्त भी जब इमरान खान बुशरा बीबी के हमरा, साफ ज़ाहिर है ये एक जाती नोयत का दौरा था, चाहे वो इस दौरे में किसी सरकारी ऑफिशियल से मुलाकात कर भी लेते तो तब भी एक प्राइवेट इवेंट था वहां पे। तो वो वहां पे जब गए तो उन्होंने भी कुछ सरकारी जहाज इस्तेमाल किया था। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये लोग उल्लू किसे बनाते हैं, बेवकूफ किसको बनाते हैं। भाई इमरान खान के ऊपर 200 केस आपने कायम किए हुए हैं, वो जेल के अंदर बंद है, ये वाला केस कायम करें ना। अगर आप 200 केस कायम कर सकते हैं, अगर आप तोशाखाना जिसके कोई जवाब ही नहीं, कोई बेस ही नहीं, वो केस बना सकते हैं, अगर आप 190 मिलियन का केस बना सकते हैं जिसमें 12 इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन हकाइक पूरी दुनिया के सामने है, पैसे सारी दुनिया के सामने पड़े हुए हैं, किसी में करप्शन का कोई मामला तो आज तक साबित नहीं किया गया, लेकिन चलें आप केस बना दिया, आपने इल्जाम लगा दिया, तो आप ये तो बहुत बड़ा केस है, ये तो साबितशुदा केस है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये हमें सुनाने वाली या बताने वाली कौन सी बात है कि जी असि कर रहे हैं, उन्हें भी किया, क्या मतलब उन्हें किया, उसने किया था, आपकी हुकूमत है, आप केस दर्ज करें। बिल्कुल मैं 100% समझता हूं, और मेरे ख्याल में पीटीआई के तमाम अहबाब, तमाम दो, जब भी ये 190 मिलियन केस की बात होती है, बहुत से मैं पीटीआई के ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ओपनली कहा कि अगर खान साहब का किसी भी तरह का ताल्लुक था मलक रियाज जैसे घटिया किरदार से, एक डर्टी करेक्टर से, तो ये बड़ी गलत बात है। खान साहब अगर क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उनको इस तरह के घटिया किरदारों से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ये मैंने खुद पीटीआई के लोगों को ओपनली महफिलों में कहते सुना। लेकिन साफ जाहिर है कि इस चीज का मुकाबला आप वो दूसरी तरफ अरबों रुपए की करप्शन से नहीं कर सकते ना। जो इल्जाम है उस इल्जाम को उसी इल्जाम की हद तक रखा जाएगा। लेकिन इल्जाम है, केस बन गया, अब बात यह है कि अगर इमरान खान ने जहाज भी इस्तेमाल किया था, ये तो क्लियर करप्शन का मामला है, क्लियर गलत बात है। अगर कोई ऐसी पॉलिसी है भी सही तो वो पॉलिसी भी गलत है, वो पॉलिसी भी तब्दील होनी चाहिए। बिल्कुल यही अवामी मफाद की बात है, यही हक और सच की बात है। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि बिल्कुल इसमें कोई किसी को ब्लैकमेल करने की नहीं, इमरान खान ने भी किया था, यानी कि बाकी केसेस आपने इमरान खान के खिलाफ बना लिए, ये वाला आपने इसलिए नहीं बनाया कि हमने खुद भी इस्तेमाल करना होता है जहाज। बड़ी बात है। आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, करें। अगर आपने 200 केस कर लिए हैं, 200 से फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, 201 से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप करें ये वाला केस इमरान खान के खिलाफ दर्ज। और अगर मैंने आपको पहले कहा, मेरे मालूमात नहीं है, मैं ये खबर नहीं दे रहा, मैं इसके ऊपर आपको तज्जिया पेश कर रहा हूं जो खबरें चल रही हैं। जो खबर मैं आपके सामने पेश करूंगा वो अगले सेगमेंट में है। यहां मैं सिर्फ एक मुनाफकत जो है सिस्टम के अंदर उसको हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता मरियम नवाज किस जहाज पे गई हैं। हो सकता है वो प्राइवेट प्लेन के ऊपर अपने पैसे दे के गई हो सकता है वो ये जहाज यूज किया हो उन्होंने और इसके लिए उन्होंने अपनी जेब से कोई पैसे दिए हों, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है, अगर ये वायलेशन है, अगर वायलेशन नहीं भी है तो ये अगर पॉलिसी है तो ये पॉलिसी भी गलत है, और अगर वायलेशन है तो उसके ऊपर सजा मिलनी चाहिए। अपोजिशन की जमातों को, यही जो नारे मारते फिरते हैं पीटीआई वाले सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, इनको चाहिए नैब में कंप्लेंट फाइल करें, इनको चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कंप्लेंट फाइल करें। किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इस तरह से मिस यूज किया जा सकता है, यही काम होता है अपोजिशन का, हम पता नहीं क्या काम करते हैं। तो बहरहाल मैं मकसद ये था ये बात करने का कि मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, बदयांती नहीं होनी चाहिए। जो चीज गलत है वो पहले भी गलत थी, अगर पहले हुई है तो आप केस कायम करें, अब जो हुई है इस पर तो लाजमी करें ना, अभी तो रिसेंट है, लेटेस्ट चीज है। आगे चलते हैं नाज़रीन तीसरे मौजू की तरफ। मैं नाम नहीं लूंगा जिन सहाफ़ी ने भी ये चीज़ लिखी, क्योंकि मैं उन सहाफ़ी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा या उनके लिखे जाने पे तनकीद नहीं कर रहा। और ये शायद मौजू ऐसा है जिस पे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने खुद कभी बात नहीं की। मेरा डॉक्टर साहब से कोई दोस्ताना ताल्लुक नहीं है, मेरे से सीनियर हैं साहब ज़ाहिर है, और कुछ मरतबा मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, एक आध बार मिले भी सही। लेकिन उन्होंने भी इस हवाले से कोई बात या शिकवा नहीं किया। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो कि एक इख्तिलाफ राय जो था, जो बहुत ही संगीन नौयत का इख्तिलाफ राय था। साफ ज़ाहिर है कि वो नौयत यही थी कि जो फौज है उसकी सियासत में मुदाखलत किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से 100% गलत है। हम इस तरफ खड़े थे और डॉक्टर मुईद जो है वो दूसरी साइड पे थे। तो बाद औक़ात किसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसी बात हो जाती तो अमूमी तौर पे मैंने एक मरतबा नहीं, एक से ज़ायद मरतबा ये बात लिखी। वही वाक़या जो यूएई में पेश आया कि जब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के वालिद बीमार थे और उनका इंतकाल हो गया एक अस्पताल के अंदर, जो कि साफ ज़ाहिर है उनके लिए बहुत ही बड़ा एक गम का वाक़या, एक बड़ी तकलीफ का वाक़या है। तो उसमें कोई खबर बाहर आई कि वो अपने वालिद के कोई अंगूठे लगा रहे थे चंद पेपर्स के ऊपर। ये खबर आई, ये रिपोर्ट हुई, इसके ऊपर दूसरी तरफ से कोई बात नहीं आई। तो जब जो एक पाकिस्तान में कल्चर है, जब भी कोई ऐसी बात होती थी जो बहुत तल्ख होती थी, जो बहुत सख्त होती थी,
डॉक्टर मुईद की तरफ से, तो उसके जवाब में मेरे जैसे लोग भी और मैं खुद भी बाद औक़ात ये ताना देते थे उनको और बड़े सख्त अल्फाज में देते थे। तो अब इसमें हुआ क्या? इसमें मेरी किसी साहब से मुलाकात हुई, जो डॉक्टर साहब नहीं है, साहब ज़ाहिर है कोई डॉक्टर साहब के जानने वाले करीबी लोग थे, करीबी आदमी थे। तो मुझे उन्होंने कहा, मेरे से पूछा कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप बड़ा दावा करते हैं सच का कि हम सच रिपोर्ट करते हैं, सच बोलते हैं। तो ये जो आप डॉक्टर मुईद पीरज़ादा पे इल्ज़ाम लगाते हैं बाद औक़ात ट्वीट के अंदर कि जी उन्होंने अपने बाप के अंगूठे लगवाए हैं, अ, तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इल्ज़ाम क्या है आपका? क्या साबित करना चाह रहे हैं? कोई प्रॉपर्टी का मामला है? अच्छा, अब ये साहब ज़रा सवाल इस तरह का था कि मेरे पास फ़ौरी तौर पे इस बात का जवाब नहीं था। मैंने यही कहा आगे से कि यकीनी तौर पे कोई प्रॉपर्टी की बात ही होगी, और साहब ज़ाहिर है कि इसलिए किया जाता है, और ये जो मतलब इसके अलावा कहने को मेरे पास कुछ नहीं था, कोई सबूत नहीं था। कोई, उन्होंने कहा आप हर चीज़ को वेरीफ़ाई करते हैं, हर चीज़ को खबर के तौर पे पेश करते हैं, तो आप इस बारे में भी तहकीक कर लेते, जान लेते। तो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के जो सिबलिंग्स हैं, जो उनके बहन-भाई हैं, वो भी हैं। क्या किसी ने कभी कोई शिकायत की कि उनको प्रॉपर्टी के अंदर से कोई हिस्सा उनका खींच लिया गया या ऊपर-नीचे कर दिया गया? किसी ने कोई बात की, कोई चीज़ सामने आई? तो सिर्फ़ उस बुनियाद के ऊपर एक शख्स जिसके वालिद की डेथ हुई हो, उस डेथ की चीज़ को, उस मौत की बात को, जो कि किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी औलाद के लिए बहुत तकलीफ़देह होती है, तो क्या आपको ये बात करनी चाहिए अगर आपके पास कोई शवाहिद नहीं है कि उन्होंने गलत तौर पे इस्तेमाल किया उस बात को? और फिर साहब ज़रा उन्होंने मुझे कुछ बताया, कि वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ जो भी थी, अगर वो बहुत ही लंबे किसी प्रोसेस में जो डेड बॉडी है उसकी उससे ज़्यादा तौहीन होती, पता नहीं कितने दिन वो मामला लटका रहता। लेकिन क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात थी? बिल्कुल भी नहीं थी। किसी बहन-भाई के ने कभी कोई इस तरह की शिकायत नहीं की, वो मौजूद हैं, लोगों से राब्ते में हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। और ये बात अब जब मुझे पता लगा हकीकत का, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, और साफ ज़ाहिर है कि मैं बल्कि इस मौके पे मैं माज़रत करूँगा, अपोलोजाइज़ करूँगा कि मैंने गलत किया, जितनी बार भी किया गलत किया। मैंने वो हटा दिया सब कुछ जब मुझे इस चीज़ का पता लगा। तो मैं कहना सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि ये बात कहने के बावजूद जो मैंने की है डॉक्टर साहब के हवाले से, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब उन लोगों में से हैं जो बहुत सख्त लिखते हैं बाद औक़ात। पढ़े लिखे लोगों में से हैं, आप उनसे गुफ्तगू करें, तो आपको एहसास होगा कि एक वेल रेड आदमी है, एक मुतालिया करने वाला बंदा है, रिसर्च करने वाला बंदा है। साफ ज़ाहिर है डॉक्टर साहब मेडिकल डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर साहब ने सीएसएस किया, सीएसएस करके छोड़ दिया। डॉक्टर साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बात करने वाले बंदे हैं। लेकिन ये होता है कि बाद लोग जब सोशल मीडिया पे किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो उनका मिज़ाज बहुत तल्ख़ हो जाता है, ये बात हकीकत है। अभी अगले दिन भी वो उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बारे में कोई बड़ी सख्त बात कर रहे थे कि जब उनके ऊपर हमला हुआ था, तो डॉक्टर मुईद ने लिखा कि जी मैंने उस वक़्त जो है वो आवाज़ उठाई थी या एक चीज़ की थी। तो बात ये है कि उमर चीमा पे हमला जो हुआ, वो फ़ौज ने हमला किया, तो वो गलत किया ना फ़ौज ने। तो बतौर सहाफ़ी डॉक्टर मुईद उस वक़्त सहाफ़ी थे, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, तो ये उनका फ़र्ज़ था। तो ये बात याद दिलाने की या इस चीज़ तक, इस हद तक जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उमर चीमा अगर गलत कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल गलत कहा जाए, दलील से बात की जाए, जो दलील वो दे रहे हैं उसको गलत साबित कर दें आप। उसमें पर्सन वाली जो बात है ना, वो फिर थोड़ी-सी मेरे ख़्याल में उस वज़ह से नेगेटिविटी आ जाती है, जो नहीं आनी चाहिए। ये मतलब ये मेरी फीलिंग है। मतलब मैं एक तरफ डॉक्टर साहब के हक में जो बात जा रही है वो कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं मेरे लिए बड़े मोहसिन हैं, बड़े ही मतलब है कि प्यारे लोगों में से हैं, शफ़ीक लोगों में से हैं डॉक्टर मुईद। तो जो मेरी उनके बारे में इस हवाले से फीलिंग है कि उनका जो बाद औक़ात वो लोगों को पॉइंट आउट करके, मेरे ख़्याल में दलील जो टॉपिक है उसके ऊपर आप लिख दें। अब अगर डॉक्टर साहब उमर के बारे में ये कहते हैं कि जी वो फ़ौज का मौक़िफ़ जो है वो ले रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये बात कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर साहब खुद भी प्रो आर्मी स्टैंस लेते रहे हैं माज़ी के अंदर। तो और उस वक़्त उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगते थे, पैसा लेने के और वो इस तरह के। जो मुझे पता है ज़ाती तौर पे, मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ों को डॉक्टर साहब से बिल्कुल भी नहीं, दूसरी साइड से देखा। कभी कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने कोई फ़ाइनेंशियल फ़ायदा किसी भी हवाले से हासिल किया हो। लोग इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि अब डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर जब कर रहे थे, तो वो अपने तौर पे कायल थे कि वो सही कर रहे हैं। वो अपने तौर पे अपने ज़हन से ये समझते थे कि जो उनका स्टैंस है प्रो फ़ौज या प्रो मिलिट्री, वो दुरुस्त है। और लेकिन लोगों ने हर तरह का इल्ज़ाम लगाया, उनके वालिद के हवाले से इल्ज़ाम लगाया, जो कि गलत है।
नहीं लगाना चाहिए, ये बात ही नहीं करनी चाहिए। बहुत तकलीफदेह बात, अगर किसी के पास कोई सबूत है प्रॉपर्टी के हवाले से कि उन्होंने अंगूठे लगवा के और कोई प्रॉपर्टी आगे पीछे की है, तो वो सबूत सामने लेके आए, लेकिन उसके अलावा बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से जो डॉक्टर साहब का मैंने अर्ज किया कि वो थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं, साफ ज़ाहिर है मेरे ख्याल में सख्त नहीं होना चाहिए। मैं अगर सख्त हूँ तो वो डिफरेंट बात है, मैं साफ ज़रा यंग बंदा हूँ, उनकी निस्बत यंग हूँ, और मेरा वो स्टेचर नहीं है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक बहुत बड़े अदारे से पढ़े हुए डॉक्टर, सीएसएस, और मेरे से बहरहाल बहुत ही सीनियर है, तो उनको इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करके शायद वो नहीं करना चाहिए, उससे बात गलत तरफ जाती है। वो सिंपल यही लिख दें कि वो बंदा जो भी बात कर रहा है उसकी बात किस तरह से गलत है, तो वो बंदा ज्यादा हिट होगा बजाय इसके कि नाम लेके या वो चीज करके हो। इसी तरह एक सीनियर सहाफी ने ये लिखा एक दिन पहले उनके वालिद के हवाले से, मुझे बड़ा दुख हुआ उनका वो देख के। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं लिखी जानी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा को स्पेयर कर दें। अरे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा एक दिन में 10 बातें करें, 10 की 10 बातों को गलत कहें, बार बार गलत कहें। आप बिल्कुल कहें कि वो प्रो फौज थे, आप बिल्कुल कहें कि इनका आज के दिन जो मौकफ है वो इस तरीके से गलत है, वो इस तरह से बेबुनियाद है, आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन किसी के पर्सन पे अटैक करना, मैंने अर्ज किया, मैंने माना कि मैं खुद भी करता रहा हूं और मैंने उसके ऊपर मादरत कर रहा हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये बंदा वक्त के साथ सीखता है। गलत चीजें, गलत रवायात जब फरोग पाती हैं तो मामला गलत तरफ जाते हैं। एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों को, मीडिया से मुतल्लक लोगों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं। डील की खबरें गर्म हैं। हमने देखा कि एक एक दिन कोई खबर छपती है कि जी डील की बातें बेबुनियाद हैं, अगले दिन खबर चलती है कि नहीं, राब्ते हैं, तल्लुक है। तो हमने दोनों तरफ से जानने की कोशिश की, मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं। देखें, और मैं इस बारे में पहले बात कर चुका हूं, 2 मरतबा पहले मैं वीलॉग्स में इस हवाले से बात कर चुका हूं कि देखें, राबता तो होता है और इमरान खान से 2 मुख्तलिफ हवालों से, साफ ज़ाहिर है एक उनकी गवर्नमेंट के जरिए, सूबाई गवर्नमेंट के जरिए, और उसके अलावा भी एक डायरेक्टली राब्ते का भी एक सूरत जो है, 2 मुख्तलिफ हवालों से राब्ते हैं और ये राब्ते होते हैं। मेरे जैसा बंदा जो कि फौज के किसी तरह भी किरदार के मुखालिफ है, हमेशा रहूंगा पाकिस्तान में, हमेशा रहा हूं और हमेशा रहूंगा, और मैं पाकिस्तान के खिलाफ समझता हूं इस सारी बात को। लेकिन हकीकत यही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो राब्ते रखती है। उस वक्त भी जब नवाज शरीफ जेल में थे, या उस वक्त भी जब नवाज शरीफ जेल से निकल के अतर मिनल्ला साहब के जरिए लंदन चले गए, तो वो राब्ते तो थे, हर वक्त ही राब्ते थे। साहब जरा जेल से निकले भी वो राब्तों की वजह से, और वहां पे राब्ते रह के सारे मामला आगे चले, और राब्तों के जरिए ही जनरल आसम मुनीर वाली साजिश हुई और बाकी सब कुछ हुआ। तो वो डायरेक्ट राब्ता ना भी हो तो बहुत सारे ऐसे समा होते हैं कि राब्ते होते हैं। तो इमरान खान साहब से भी 2 मुख्तलिफ हवालों से राब्ता है। अब बात यह है कि इसमें जोश है जज्बात से हट के अगर देखा जाए कि ये मामला जहां तक भी पहुंचे हैं, इन्होंने आगे तो चलना है, इन्होंने सॉर्ट आउट तो होना है। तो अब सॉर्ट आउट कैसे होगा? एस्टेब्लिशमेंट को वाजे तौर पे खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो वो रजीम के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। अब रजीम से मुराद शहबाज शरीफ गवर्नमेंट नहीं है, साफ ज़ाहिर है हाफिज जनरल आसम मुनीर की हुकूमत है। उनको खतरा है वाजे तौर पे कि एक ऐसी रेजिस्टेंस की या एहतजाज की मूवमेंट चलेगी जिससे सब कुछ डिस्टेबलाइज हो जाएगा। उनकी वाहिद ख्वाहिश ये है, जो निटी ग्रिटी या एक खास दिन क्या खास बात हुई उसको साइड पे रख के, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान पूरी तरह से इस बात के ऊपर गारंटी दें कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, या उनकी तरफ से कोई और गारंटी दे कि वो बाहर निकल के एहतजाज की सियासत की तरफ नहीं जाएंगे और मौजूदा जो सेटअप है इसको चलने देंगे। अब दूसरी तरफ इमरान खान का मौकफ हमेशा से जो सामने रहा वो यही रहा कि वो इलेक्शन की बात करते हैं कि इलेक्शन जो है वो नए सिरे से होना चाहिए, जो भी प्रोसेस हुआ गलत हुआ, जिसके वो शवाहिद भी उनके पास हैं, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। लेकिन साहब जरा ये बात भी काबिल कबूल दूसरी तरफ से नहीं है। अब कोई मिडिल ग्राउंड निकलना है, वो मिडिल ग्राउंड क्या होगा मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, किसी के पास कोई खबर नहीं है। जो भी आपको किसी भी हवाले से, जराए के हवाले से या खबर दे रहा है वो झूठ बोल रहा है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने फैसला करना है उनको खुद नहीं पता कि आगे होना क्या है। मिडिल ग्राउंड की बहरहाल जहन या सोच या अप्रोच पाई जाती है। उसी सूरत में अगर इमरान खान इस चीज की गारंटी दें कि वो नहीं करेंगे, अच्छा अगर नहीं देते तो फिर वो बाहर नहीं आएंगे। अगर बाहर नहीं आएंगे तो फिर बाहर कैसे आ सकते हैं? साफ ज़ाहिर है पब्लिक रेजिस्टेंस के जरिए, साफ ज़ाहिर है एहतजाज के जरिए। एहतजाज
पीटीआई ने किया और भरपूर किया। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई ने एहतजाज में कोई कमी छोड़ी, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि एहतजाज करने वालों की भी एक इस्तात होती है। रियासत ताकतवर होती है, रियासत बदमाश होती है, रियासत के पास वसाइल होते हैं, रियासत तोड़ना जानती है, रियासत तफरका डालना जानती है, रियासत लड़ाना जानती है। तो इन द लॉन्ग रन एक इस तरह की बड़ी स्ट्रगल जो है उसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। मामला बहुत गंभीर हैं, किसी भी जगह पे कोई चीज हल नहीं हुई है, लेकिन राबते दो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, सीबीएम चल रहे हैं, रिलीफ मजीद भी मिलेंगे। होता क्या है, उसकी फाइनल सूरत क्या होगी, ये ना पीटीआई के पास कोई उसका एक पूरा एक खाका है, और ना ही इस तरह का कोई खाका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास फाइनलिटी के साथ है। जैसे ही कोई अपडेट्स होंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।